हेलो बच्चों, ज़रूरी सूचना आपके लिए हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। अब पूरे क्लास 12 का पूरा सिलेबस फर्स्ट चैप्टर से लेके 13 चैप्टर तक, यानी कि आपको पूरा कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब सारे के सारे बायोलॉजी के चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस यूट्यूब चैनल पे आपको सारी की सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट नहीं करेंगे। आज हम चालू करने वाले हैं चैप्टर 1 को, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी चैप्टर 1 आपका आज चालू होने वाला है। यानी कि हम चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं। क्या बोला जा रहा है? फ्लावर, यानी जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। और ये एंजियोस्पर्म का फ्लावर, यानी कि जिसमें भी किसी प्लांट में अगर फ्लावर आता है तो उसको हम लोग उस प्लांट को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। या आप ये भी बोल सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेट नहीं करेंगे। सबसे पहले बोला जा रहा है एक फ्लावर में हमें देखने के लिए क्या मिलेगा। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी अपने घर के अगल बगल फ्लावर बहुत सारे देख चुके होंगे। तो फ्लावर में आप पंखुड़ियाँ जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स, यानी कि हम इसको पंखुड़ी भी बोल सकते हैं। हिंदी में अगर बात करेंगे तो इसको हम लोग दलपुंज बोल देते थे, यानी पंखुड़ी बोल देंगे। पेटल, पेटल के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कोरोला। याद रखेंगे इसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला। यानी कि अगर किसी भी फ्लावर में एक पेटल है तो उसको पेटल बोल देंगे, लेकिन बहुत सारे पेटल हैं तो उसको हम लोग कोरोला बोल देंगे। और सेपल जो हरे कलर का नीचे, इसको बाह्य दलपुंज भी बोलते थे, यानी कि इसको इसके ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। याद रखेंगे कि जो सेपल होता है उसके ग्रुप को कैलिक्स, और जो पेटल होता है उसके ग्रुप को कोरोला बोलते हैं। यानी कि आपने दो पार्ट पढ़ लिए हैं किसी भी प्लांट में, किसी भी फ्लावर में दो पार्ट, एक कोरोला और एक कैलिक्स। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है इसका मेल पार्ट, यानी कि अगर उसके मेल पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, मेल पार्ट जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टामेन। यानी ये इसका मेल पार्ट हो जाएगा, स्टामेन। उसके बाद ये फीमेल पार्ट, जिसको हम लोग पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। यानी किसी भी फ्लावर में आपको पता चल रहा होगा कि चार चीज़ें होती हैं। एक तो मेल पार्ट हो जाएगा, एक फीमेल पार्ट हो जाएगा, एक कोरोला हो जाएगा और एक कैलिक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा चार चीज़ें। याद रखेंगे किसी फ्लावर में। ये अगर डायग्राम आ गया तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना होगा अपने एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट, यानी कि ये बोला जा रहा है कि प्री फर्टिलाइजेशन, अगर हम पूरे चैप्टर की बात करेंगे तो इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला हो जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब समझिएगा कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो हो रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले होंगे फर्टिलाइजेशन, और लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले होंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी कि ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में आपको समझाने वाले हैं। तो अब बस अपना, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो एक छोटा सा कॉपी कलम ले लेंगे, शॉर्ट नोट की जैसे बना लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फर्टिलाइजेशन देखेंगे, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो मेल पार्ट है उसको हम लोग बोलते थे स्टामेन। और आपको भी पता है स्टामेन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो एंथर होता है और दूसरा फिलामेंट होता है। जैसा कि अभी हमने बोला कि एंथर और फिलामेंट होगा। चलिए, यानी आपको इतना सा एरिया दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, इसको हम लोग बोल रहे हैं फिलामेंट। देखिए यहाँ पे ये बोलेंगे फिलामेंट। चलिए इसको दूसरे पेन से दिखा देते हैं। आइए, ये वाला एरिया फिलामेंट कहला जाएगा। यानी कि ये इतना सा एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर में ये वाला जो एरिया होगा ये कहलाएगा एंथर। यानी कि आपको पता चल रहा है कि एंथर किसको बोलेंगे और फिलामेंट किसको बोलेंगे। दो ही चीज़ें हैं किसी भी मेल पार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि ये जो एंथर है, इस एंथर को अगर हम लोग काट के देखें इस प्रकार से, हमें इसको क्रॉस सेक्शनल काटना है इस ट्रांसवर्स सेक्शन में, तो आपको इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें एक लोब, ये वाला लोब दिखेगा, एक लोब और दो लोब। यानी कि आप ये बोल सकते हैं किसी भी एंथर के पास जो एंथर है वो बाइलोब्ड होता है। यानी कि इसके पास दो लोब्ड होते हैं और एक लोब में दो थीका यानी डाइथीकस होते हैं। थीका मतलब ये खाली जगह, जो ये आपको खाली जगह यहाँ पे दिख रहा है, एक थीका, दो थीका, तीन थीका, चार थीका, ये वाला जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं थीका। यानी हमारे पास दो दो थीका एक एक लोब में है। यानी कि आपके पास टोटल थीका अगर देखा जाए, टोटल थीका हो गए हैं चार, और टोटल लोब देखा जाए तो दो लोब। किसी भी एंथर में, एक एंथर की बात करेंगे तो एंथर क्या होता है, जहाँ पर मेल गैमिट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथर।
ठीक है, डन है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये आपको ट्रांसफर सेक्शन दिया हुआ है, देख लेंगे एक बार फिगर में, ठीक है ना। टिपिकल स्टामेन दिया हुआ है 3 डायमेंशनल यानी 3D, और एंथर का कट करके दिखा हुआ है। बस आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जैसा कि अभी हमने तुरंत बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ एंथर क्या होता है, ये आप याद रखेंगे। इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो जाएगा एंथर का। ये हो जाएगा फिलामेंट, और सॉरी एक सेकेंड, ये हो जाएगा एंथर का स्ट्रक्चर, और इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन भरे हुए रहेंगे। अभी इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं आगे। ये हो जाएगा फिलामेंट, ठीक है, और ये वाला कहलाएगा आपका एंथर। चलिए इसके बारे में अभी तुरंत हम आगे बढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया किसको बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में अगर आपको जानना है तो थोड़ा सा बस रुक जाएंगे, यहाँ पर ये वाला फिगर देख लेंगे, उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि अगर हम किसी भी एंथर को देख रहे हैं इस प्रकार से, अभी तुरंत हमने एंथर बनाया था, इस एंथर को हमने काट दिया, ठीक है, इस प्रकार से ये एंथर था, इसको हमने काट दिया। काटने के बाद जब हमने इसको पाया तो ये इस प्रकार से हमें नोटिस हुआ, ये इस प्रकार से ये दिखेगा हमें, ठीक है। एक थीका, दो थीका, तीन थीका, चार थीका, यानी इसके पास चार थीका होंगे टोटल, ठीक है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, एक को, इस गोले से स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। इसको बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि आपको यहाँ पे बनाया हुआ दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये वाला एरिया, इसको हम लोग बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसमें कुछ लेयर्स होते हैं, उस लेयर्स को हम लोग वॉल लेयर्स या अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे सबसे बाहर का जो लेयर होगा, सबसे बाहर वाले लेयर को देखिए एपिडर्मिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस, यानी कि सबसे बाहर वाले लेयर को हम लोग बोल देंगे एपिडर्मिस। उसके बाद अंदर वाले को बोलते हैं इंडोथीसियम। याद रखेंगे, यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन आएगा कि एपिडर्मिस के बाद कौन सा लेयर है, इंडोडर्मिस, और उसके भी अंदर में है मिडिल लेयर। अब यहीं पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है कि एपिडर्मिस, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद इंडोथीसियम होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी यहाँ साफ साफ बताता है कि एपिडर्मिस के बाद इंडोडर्मिस होगा, और उसके बाद मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाला जो लेयर होगा उसको बोलते हैं टेपेटम। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। और अगर इसको आप गौर से देखिएगा तो इसके पास बहुत सारे अंदर में सेल होंगे, दिख रहे होंगे, तो इसको आप मल्टी न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल सकते हैं। ये इस प्रकार से हो जाएगा मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इसका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टैपेटम करता क्या है, तो ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन किसको देगा? टू स्पोरोजिनस टिश्यू। ये आपको याद रखना होगा कि स्पोरोजिनस टिश्यू को ये खाना देता है, ठीक है। याद रखेंगे, क्या क्या याद रखना है? एपिडर्मिस, पहला हो गया आपका एपिडर्मिस, दूसरा हो गया आपका एंडोथीसियम, तीसरा हो गया मिडिल लेयर, और चौथा हो जाएगा टेपेटम। और माइक्रोस्पोर मदर सेल उसके अंदर रहता है, टेपेटम के अंदर। यानी ये इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, जैसा कि अभी हमने बनाया भी था, आपको दिख रहा था, इस प्रकार से था, ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर में ये वाला जो बनाया हुआ था, इसको हम लोग बोला था स्पोरोजिनस टिश्यू। इसको हम जूम करके बनाते हैं। ये अगर मान लेते हैं टैपेटम है, ठीक है, इसी को बाहर निकाल के बनाया हमने, तो इसको हम लोग बोल देंगे टैपेटम। और इसके अंदर बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे सेल होंगे, लेकिन इसमें से एक बड़ा सा सेल जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रो क्यों लेते हैं? मेल के लिए माइक्रोस्पोर, और वो मदर सेल है क्योंकि आगे जाकर वो फिर से वो स्पोर बनाएगा, तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब आपने इतना थोड़ा सा जानकारी ले लिया है तो इसके बारे में भी सुन ही लीजिए। ये डायरेक्टली प्लांट का पार्ट है, तो इसकी प्लॉइडी जो होगी वो 2n होगी, ठीक है। अगर ये 2n है तो आपको पता चल रहा है कि इसमें मियोसिस चल सकता है, तो हम लोग इसमें अब आगे जाकर मियोसिस करवाने वाले हैं। तो चलिए मियोसिस करवाते हैं, किसमें? एमएमसी में, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल में। चलिए अगला आपको देखिए यहाँ पर टॉपिक ही मिल गया होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसका आप अपने एग्जाम में या अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं, आपको ये इम्पोर्टेंट है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम इसीलिए लगा दे रहे हैं। यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रो सॉरी फ्रॉम
माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस। ये हो जाएगा इसका पूरा का पूरा डेफिनेशन। आइए अब देखिए, थोड़ा सा अगर ये बोर्ड इधर उधर अभी हिल रहा है, हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें, तो बाकी सब हम कर लेंगे। अब बोला क्या जा रहा है इसमें कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा जो कि 2n होगा, जैसा कि अभी हमने बताया भी था कि स्पोरोजिनस टिश्यू का ये सेल होगा। इसमें मियोसिस होगा। क्या होने वाला है? मियोसिस। अब अगर कोई हिंदी वाले स्टूडेंट है तो मियोसिस को हम लोग अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, आप इंग्लिश या हिंदी में मियोसिस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। एक सेल से मियोसिस जब भी कंप्लीट होता है तो एक सेल से वो 4 सेल बनाता है, तो हम इस प्रकार से 4 सेल बना देंगे। अब आपको पता चल रहा है कि अगर वो मियोसिस कर रहा है अर्धसूत्री, आधा रिडक्शनल डिवीजन, यानी ये एन हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, ये एन हो जाएगा और ये भी एन हो जाएगा, तो चारों के चारों एन हो जाएंगे। इन चारों को टेट्राड बोलते हैं, इसीलिए हमने लिखा भी हुआ है, इसी को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। याद रखेंगे ये क्या बन चुका है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये सब के सब आगे जाकर पॉलन ग्रेन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं आगे जाकर? पॉलन ग्रेन। अब आपको पता चल रहा होगा कि आगे अगर ये पॉलन ग्रेन बना रहा है तो ये एन है, तो ये माइटोसिस ही कर सकता है, मियोसिस तो संभव ही नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस तो तब होता है जब ये डबल हो। यहाँ पर कोई डबल नहीं है, यहाँ n/2 नहीं हो पाएगा, यानी कि पॉलन ग्रेन भी n होगा, यानी इसमें माइटोसिस हुआ होगा। अब हम बात करने वाले हैं जिसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। यानी अब हम बात करने वाले हैं मेल गैमेटोफाइट, जिसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं। चलिए आते हैं पॉलन ग्रेन पे। क्या बोला जा रहा है कि अगर एक पॉलन ग्रेन को बनाने की विधि जानी जाए, चलिए सबसे पहले हमें पता है कि एक एमएमसी होगा, जिसका नाम पूरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें एक बार सॉरी एमएमसी है जिसमें मियोसिस हुआ है। अब इस मियोसिस के दौरान इसके पास 1 2 3 4 सेल बन चुके हैं, ठीक है। ये चारों के चारों आगे जाकर डेवलप हो सकते हैं माइटोसिस से पॉलन ग्रेन में। तो हम किसी एक को ले लेते हैं ताकि आप समझ जाए, ठीक है। ये एक बार में मान लेते हैं ग्रो कर रहा है, तो इसको हमने बोल दिया पॉलन ग्रेन। ये और आगे जाएगा, माइटोसिस करेगा। जब ये माइटोसिस करेगा, हाँ, क्यों माइटोसिस कर रहा है ये आप जान लेंगे, क्योंकि ये एन है, सब के सब एन है, और एन से जब आगे बढ़ेगा तो ये माइटोसिस कर सकता है, मियोसिस नहीं कर पाएगा। जब ये माइटोसिस करेगा तो ये एक सेल से सॉरी ये बार बार बोर्ड आगे पीछे हो जा रहा है। माइटोसिस जब करेगा तो ये एक सेल से 2 सेल में बदल जाएगा, यानी आपको पता चल रहा है इस प्रकार से ये बदल जाएगा, यानी कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर ले लेगा। अब जो बाहर वाला लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन, और जो अंदर वाला कंटिन्यूअस होता है उसको बोलते हैं एंटाइन। हाँ, अब इसमें 2 सेल होंगे, जो बड़ा वाला सेल होगा उसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा वाला सेल होगा उसको बोलेंगे जनरेटिव सेल। अब ये आगे फिर से माइटोसिस कर सकता है, और इस बार ये स्ट्रक्चर बनाएगा इस प्रकार का, यानी जनरेटिव सेल अब 2 मेल गैमेट में बदल जाएगा और वेजिटेटिव सेल बचा हुआ रहेगा। फिर से बाहर वाले को हम लोग एक्साइन ही बोलेंगे, ज़्यादा चेंज कुछ नहीं हुआ है अभी तक। अंदर वाले को इंटाइन बोलेंगे इसको, ठीक है, इंटाइन बोल देंगे। यहाँ पर अब जनरेटिव सेल नहीं बचा है, अब ये 2 मेल गैमेट बन चुके हैं, यानी अब हमारा जो जनरेटिव सेल था अब वो मेल गैमेट में बदल चुका है। हाँ, लेकिन वेजिटेटिव सेल बचा हुआ है। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन में आपने क्या देखा कि एक्साइन होगा जो कि बना हुआ होता है स्पोरोपोलिनिन का। और स्पोरोपोलिनिन के बारे में हम आपको एक बात बता दें कि स्पोरोपोलिनिन दुनिया का मोस्ट रेजिस्टेंट, यानी कि इसको कोई भी चीज़ ख़त्म करने के लिए आज तक पैदा ही नहीं हुई है। यानी आप ये भी समझ सकते हैं कि स्पोरोपोलिनिन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, यानी ये हमारे पृथ्वी पर ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। इंटाइन किससे बना हुआ है सर? पैक्टोज और सेलुलोज का,
ठीक है, ये हो गया क्लियर। सर वेजिटेटिव सेल बड़ा वाला सेल होता है जिसको हम लोग वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और जनरेटिव सेल छोटा वाला सेल होता है। वेजिटेटिव सेल का काम क्या होगा, यहाँ पर लाइक टैपेटम, जैसे टैपेटम का काम था, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, कि जनरेटिव सेल को खाना देने का काम करता है वेजिटेटिव सेल। क्लियर, इस प्रकार से ये पूरा का पूरा पोलन ग्रेन डेवलपमेंट होता है। यानी माइटोसिस एक बार वहाँ चला था और एक बार यहाँ चला था, माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2, यानी कि पूरे पोलन ग्रेन बनाने में हमारे पास एक बार मियोसिस लग रहा है, उसके बाद माइटोसिस 1, उसके बाद माइटोसिस 2, यानी 2 बार माइटोसिस लग रहा है, ये बोला जा रहा है। 2 बार माइटोसिस और 1 बार मियोसिस, पूरा का पूरा पोलन ग्रेन बनकर तैयार हो जा रहा है। और इसको हम लोग 2 सेल्ड बोल देंगे और इसको हम लोग 3 सेल्ड बोल देंगे। ये अभी आप याद रखेंगे बस, कि 2 सेल्ड हैं और 3 सेल्ड है। हमें पता है थोड़ा सा यहाँ पे आप नोट करने लायक नहीं बच पा रहा है, तो आप हमें बस अपने कमेंट में सेंड कर देंगे, हमें कमेंट करेंगे, हम आपके पास नोट सेंड कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोलन वायबिलिटी क्या होता है? पोलन वायबिलिटी अगर आपसे पूछा जाए तो सीधा सा मतलब इसका होगा पोलन की जिंदा रहने की क्षमता, यानी वो जितना देर तक जिंदा रह सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोलन वायबिलिटी। यानी पोलन एक जगह पर अगर वो लैंड हुआ है तो वो कितना देरी तक वो जीवित रह सकता है, कितना देरी तक वो काम कर रह सकता है, उसी को हम बोलते हैं पोलन वायबिलिटी। जैसे अलग अलग पौधों में अलग अलग वायबिलिटी होती है। अगर हम एग्जाम्पल लें, राइस, बीट, यानी जो मोनोकोट होते हैं, उसमें लगभग 30 मिनट का, ओनली 30 मिनट का वायबिलिटी होता है। लेकिन अगर हम बात करें लेग्यूमिनेसी, यानी दलहन पौधे, लेग्यूमिनेसी हो जाएगा, ठीक है, सोलेनेसी या रोसेसी, ठीक है, अगर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो कोई बात नहीं, सेवरल मंथ तक, यानी इनमें जो है वो सेवरल मंथ तक आप देख सकते हैं, यानी कुछ महीनों तक वायबिलिटी देख सकते हैं। यानी कि आज से अगर कुछ महीने पहले भी वहाँ पे पॉलन ग्रेन गिरा हुआ है तो आज तक वो काम आ सकता है। ठीक है, पॉलन प्रोडक्ट, यानी हम लोग अब क्या है, पॉलन के जो बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उनका सेवन करते हैं। हम लोग तो ठीक है नहीं करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो करते हैं एथलीट्स लोग, यानी जो धावक होते हैं जो रेस में दौड़ते हैं, जैसे अगर बात करें रेस हॉर्सेस, उनको हम लोग पॉलन के बने हुए प्रोडक्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि हाईली न्यूट्रिटिव होता है ये, यानी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है, हाईली न्यूट्रिटिव होता है, इसलिए इसका सेवन करते हैं जो एथलीट्स होते हैं वो लोग, और जो रेस में भाग लेते हैं उन लोग भी। रेस में हॉर्सेस या कोई इंसान भी नॉर्मल लाइफ में पॉलन प्रोडक्ट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिस्टिल या माइक्रोस्पोरेंजियम, इससे पहले थोड़ा सा हम इसी में एक चीज ऐड कर दे रहे हैं आपके लिए, पॉलन एलर्जी। एक सेकेंड, पॉलन एलर्जी, पॉलन एलर्जी, अब ये क्या है, किन्हीं किन्हीं इंसान को पॉलन से एलर्जी हो सकता है, छींक आ सकता है या घुटन महसूस हो सकता है, तो उस केस में उससे एलर्जी होना क्या कहला जाएगा, पॉलन एलर्जी। इसका मोस्ट एग्जाम्पल हो जाता है पार्थेनियम, जो कि आपको कैरेट ग्रास के नाम से सुनने में आता होगा, जो कि आपको गेहूं के खेत में ज़्यादा करके मिलता है। कैरेट ग्रास बोलते हैं इसको, पार्थेनियम बोलते थे। ठीक है, ये यहाँ का है ही नहीं, ये हमारे गेहूं के साथ मिलकर हमारे भारत में आ चुका है, तो इसके याद रखेंगे, पार्थेनियम बोलते हैं इसको। ये पॉलन एलर्जी करवाता है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। पॉलन हमने खत्म कर लिया, हमने मेल गैमेट बना लिया है, अब हम लोग फोकस करेंगे फीमेल गैमेट बनाने पे। तो चलिए, पिस्टिल या जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम या अब इम्ब्रायोसेक की बात करने वाले हैं, तो हम थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दें कि इस प्रकार से हमारे पास ये पिस्टिल है जिसमें 3 पार्ट आते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं सर, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 पोर्शन आ जाएंगे आपके
किसी भी फीमेल पार्ट में, ठीक है ना। स्टिग्मा पर क्या होगा, यहाँ पर आकर पॉलन ग्रेन गिरेंगे, स्टाइल से होते हुए वो अंदर जाएगा और ओवरी में जो भी काम होना होगा हो जाएगा फर्टिलाइजेशन तक, ठीक है। अब इसमें आगे हम बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये आज का जो लेक्चर था हम इतना ही रखते हैं, ताकि आप एक दिन में इतना कवर करें, उसके बाद हमसे फिर जुड़े और आगे का लेक्चर इसी यूट्यूब चैनल पे इसी प्लेलिस्ट में आपको फिर से देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू। आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आके इस पूरे लेक्चर को सीरीज बाय सीरीज देख सकते हैं। थैंक यू। और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप हमें इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।